देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। केंद्र सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है, कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और अब लोकसभा में इसे पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीएल यादव जी, केंद्र सरकार जो आजादी के समय की परिपाटी थी एक देश एक चुनाव, उसी परिकल्पना को साकार फिर से करने जा रही है, उसी परिपाटी को फिर से शुरू करने की तैयारी में है, एक देश एक चुनाव। लेकिन विपक्ष को इस बात से आपत्ति क्यों है? विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहा है। आशीष जी, जो पिछले 10 साल 11 साल से जो राजनीतिक की परिवेश भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और आरएसएस ने बनाया है, उस परिवेश के कारण से एक देश एक चुनाव के ऊपर कांग्रेस और तमाम दलों को एक उम्मीद नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, आरएसएस एक कल्पनाओं में जी रहा है, एल्यूजन में जी रहा है। आप को आश्चर्य होगा कि आज संसद के पटल पे ये जो कैबिनेट का प्रस्ताव था वो रखा जाना था, लेकिन क्या हुआ, पहले ही भाग गए। तो कब ये एक देश एक चुनाव, फिर कल्पना है कि 2034 में करेंगे। 2034 किसने देखा? 2029 में क्यों नहीं? पिछले 10 साल से क्या कर रहे हैं कि जब जब इनके ऊपर देश के प्रति लोगों के सवाल पूछे जाते हैं तो तब तब मोदी सरकार भागने की कोशिश करती है। अडानी का मुद्दा आया, संसद से भागी। संभल का मुद्दा आया, संसद से भाग रही है। मणिपुर पिछले 20 महीने से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को एक दिन की फुर्सत नहीं है कि मणिपुर की जनता के दुख आंसू पहुँचे, उनके दुखों को, तकलीफों को बांटे। प्रधानमंत्री आज पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, लेकिन न प्रधानमंत्री को उससे सरोकार है, न सरकार को सरोकार है, न गृह मंत्री को सरोकार है। और तो ये जो इनके दावे हैं, यू टर्न, जब इनको कहोगे कि साहब ये आपका वादा था, तो क्या कहेंगे वो तो जुमला था। तो इसलिए तमाम विपक्ष को संशय है इनकी कथनी और करनी, क्योंकि इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया, नाम बदलने का काम किया है, इस लोकतंत्र को मिटियामेट करने का काम किया है। यदि प्रधानमंत्री और मोदी सरकार और आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की यदि चुनावी जो सिस्टम है उसको यदि मजबूत करने की रणनीति होती, सोच होती, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ये जो न्यू सेंस इस देश के ऊपर नहीं थोपे जाते। इन्होंने पिछले 10 साल में लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय कमजोर किया है। जिस तरह से काला धन का प्रवाह बढ़ा महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में और तमाम चुनावों में, वो क्या कहता है? ये कहते हैं कि सब एक देश एक चुनाव, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव ही एक साथ नहीं करवा पा रहे। एक देश एक चुनाव का जुमला देने वाले एक राज्य में 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है या इनका चुनाव आयोग और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि उन 10 सीटों के एक साथ चुनाव करवाए। तो इनके जो कथनी और करनी, ये हमेशा जिम्मेदारी से भागने का काम किया। ये 83 से 1983 से कंसर्न था कि जो सब एक 1967 से तक जो देश में एक सिस्टम बना हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जी, या लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, वो 1983 से इसके इलेक्शन कमीशन का या और भारत सरकार का एजेंडा रहा है। लेकिन क्या होता है कि आपको उसके लिए एक धरातल पे काम करना होता है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया, और एक समय था कि इलेक्शन कमीशन एक तटस्थ संस्थान होती थी। आज इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की रीढ़ खत्म हो चुकी है, वो बिना हड्डी का आयोग रह चुका है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, आज उसको केचुआ कह के बुलाया जा रहा है। मान लेते हैं, आपकी बात कोई मैं मान लेता हूं, लेकिन एक चीज का मुझे जवाब चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, अगर अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, वही चुनाव आयोग करवाएगा, और वही चुनाव आयोग अगर एक साथ चुनाव करा लेगा तो उसमें तो कोई परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, तो वो भी यथावत रहेंगे। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं जो अलग अलग समय पर चुनाव हो रहे हैं उसमें भी रहती है, और अलग से अगर एक साथ में चुनाव करा लिया जाएगा तो भी वही परिस्थितियां रहेगी। तो इसमें चेंज क्या है और संशय किस बात का है विपक्ष को? संशय इनको ये है, हमारे को नहीं है संशय। हमने जो इनका 10 साल का देखा, 10 साल का इनका रिकॉर्ड देखा है। मोदी जी ने क्या किया, पन्ना बदला, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, उसका आगे आके नाम बदल दिया। स्वच्छ भारत अभियान का बड़े गाजे बाजे के साथ
आगाज किया था इन्होंने 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान क्या था? निर्मल भारत अभियान का ही बदला हुआ नाम था, जो 1985 में कांग्रेस सरकार लेकर के आई। आधार का इन्होंने बहुत विरोध किया था और उसी आधार के को इन्होंने गाजे बाजे के साथ डिजिटलाइजेशन के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए, और ये जो डिजिटलाइजेशन और जो अभी एक जुमला आया ना कि हमारे यहाँ पे जो लेन देन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए वही आधार, और उस आधार से इन्होंने लूटने का काम भी किया। 2100 करोड़ से ज़्यादा इस देश के जो करदाता थे, जो पैन होल्डर्स थे, उनसे लूटा गया। तो इनकी जो नियति है, ये हमेशा कहते क्या है करते क्या है, इनका चाल चरित्र और चेहरा हमेशा विश्वास लायक नहीं रहा। तो ये जो इसलिए इन बार बार संशय आता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, तो वो पता चलता है कि वो गुजरात में जा रहे हैं। संसद में बहस चल रही है और प्रधानमंत्री जी प्रयाग में है ना पर्यटन कर रहे हैं। तो इनको देश से सरोकार नहीं है, देश की जनता से सरोकार नहीं है, देश के लोकतंत्र से सरोकार नहीं है। और इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि 400 पार से हम लाएंगे और इस संविधान को बदलेंगे, और मजबूरी ये हुई कि प्रधानमंत्री को जब 2 जून में चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद उसी संविधान को माथे पे लगाना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री और आरएसएस और ये भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को पचा नहीं पाती। इन्होंने संसद के सामने सिर झुकाया, संसद को बदल दिया। इन्होंने तमाम चीज़ें, लोग कहते हैं कि आडवाणी जी के सामने नतमस्तक होते थे और आडवाणी जी को एक अज्ञातवास में भेज दिया। भेजने का काम मोदी जी ने किया, आरएसएस ने किया, भाजपा ने किया। सुमित जी, विपक्ष को संशय है, भरोसा नहीं है, 10 साल में चुनाव आयोग को कमजोर कर दिया है। आखिर क्यों जिद पर अड़ा है सत्ता पक्ष एक देश एक चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल एक देश एक चुनाव निश्चित ही देश के लोकतंत्र के लिए, देश की जनता के लिए, यहाँ रहने वाले उन सभी तमाम लोगों के हित के लिए है। लेकिन मैंने हर बार कहा है और बिल्कुल निश्चित रूप से ये बिल्कुल क्लियर भी हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हित में जो भी फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों का हमेशा कांग्रेस निश्चित ही विरोध करती आई है। लेकिन जनता बिल्कुल इनके दोहरे चरित्र को जान चुकी है, पहचान चुकी है और परिणाम भी लगातार दे रही है। ये कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या तो इनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा के की थी। ये क्यों भूल जाते हैं? और ये जिस चीज का ये इस विषय का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 1952 से 1967 तक एक राष्ट्र में एक चुनाव होता था। 1952 में, 57 में, 62 में और 67 में निश्चित ही पूरे देश में एक चुनाव और एक राष्ट्र बिल्कुल वहां चल रहा था। लेकिन इन्हीं के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा कुछ सरकारों को इन्होंने भंग किया, और उस भंग होने की वजह से जो अनियमितताएं आई, जो समय का शेड्यूल बिगड़ा, उस शेड्यूल के बिगड़ने से यहां एक चुनाव, एक विधान, एक जो राष्ट्र है वो खत्म करना पड़ा, उसको रोकना पड़ा। तो देखिए, जो राष्ट्र के लिए एक अच्छा डिसीजन था, वो चल रहा था, वो इन्होंने ही बंद किया। अब ये वापस हम उसको लेकर के आने की बात कर रहे हैं, तो इनको कहां परेशानी? ये परेशानी हो रही नहीं चाहिए। और इस बात को जनता जानती है आशीष जी कि एक राष्ट्र एक चुनाव जब होगा तो कितना समय बचेगा, कितना धन बचेगा। बिल्कुल निश्चित ही आप देखिए किस प्रकार से बार बार आचार संहिता लग जाती है। आप देखिए, मैं एक ओरली बिल्कुल एक मोटी मोटी बात करूं, 5 साल में यदि उपचुनाव भी होते हैं, बिल्कुल नगर निकाय के चुनाव भी होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, तमाम चुनावों में लगभग 1 वर्ष एवरेज आचार संहिता में निकल जाते हैं। लेकिन इनको इन बात से मतलब नहीं है। मैंने बताया कि देश के तमाम सभी बड़े मुद्दे जो राष्ट्र के हित में थे, इस देश के हित में थे, हमेशा कांग्रेस ने उसका विरोध किया। लेकिन हम पॉजिटिव इसलिए हैं, हम सकारात्मक इसलिए हैं। नहीं, लेकिन अभी तो सीएल यादव जी कह रहे हैं कि जो बिल पेश होना था, आज पेश होना था, वो आज आपने पेश नहीं किया। कभी 2034 की बात करते हैं, कभी 2029 की बात करते हैं, तो भरोसा नहीं है। देखिए कि 2023 में आशीष जी, रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसके अंदर लगभग 18,626 पन्नों को इसमें रिपोर्ट पेश की गई है। और निश्चित ही उसका रिपोर्ट जो फाइनल जो रिपोर्ट आई है, वो निश्चित ही देश के, इस जो रिपोर्ट है देश के हित में है, एक राष्ट्र एक चुनाव के हित में। और ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पिछले 67 से लगभग
आप ये मान के चलिए 50-55 वर्ष हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें रिपोर्ट्स ला चुके हैं और निश्चित ही जल्दी, अगर हमारा उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव कराना नहीं होता तो हम ये बिल नहीं लेकर के आते, और ये बिल लाएंगे क्योंकि तमाम देश के हित में सभी वो बड़े मुद्दे, ये सिर्फ बिल्कुल लिस्ट में शुमार है। जिस प्रकार से हमने धारा 370 हटाई, जिस प्रकार से हमने 3 तलाक खत्म किया, जिस प्रकार सनातनी के देश में हमने राम मंदिर बनाया, जिस प्रकार से बिल्कुल हम एक राष्ट्र एक चुनाव लाने की बात कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से CAA लाए, जिस प्रकार से हम बिल्कुल समान नागरिकता की बात करते हैं देश, मैंने आशीष जी बार बार कहूंगा क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य, हमारी पार्टी एक बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक अनुशासित रूप से चलने वाली पार्टी है, क्योंकि जहां अच्छा होता है बिल्कुल उसको सही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस 3 बार से लगातार विपक्ष में बैठने के बावजूद भी जो सिर्फ एक सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको नकार तो दिया ही, क्योंकि ये झूठ का जो सहारा लगातार ले रहे हैं उसके बावजूद भी। अच्छा, फिर ये विषय से भटक जाते हैं, इनसे जब सच्चा प्रश्न करो। इन्होंने अभी कहा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, अब इनसे ये पूछिए कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए कौन लेकर के आया? पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के आई, और इसके बाद जनता को मालूम चला कि वास्तव में क्या स्थिति है, चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, चुनाव में कितना समय खर्च होता है। और एक सामान्य सी बात जो जनता समझती है कि जो टीचर, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है वो गुरु के समान वो काम करते हैं, जो बच्चे 365 दिन में से कई छुट्टियां भी आ जाती है, लेकिन वो सरकारी शिक्षक जिनको आचार संहिता के चलते या चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं यहां शिक्षा का भी नुकसान होता है, पैसों का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है। इन सभी तमाम चीजों को देख करके मैंने बताया, आपने बात की है, जिस कमेटी की आप जिक्र कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी जिसने ये रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट के आधार पर बिल पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि सभी की सहमति बनाना आवश्यक है और सभी को इस बिल पर सहमत करना जरूरी है। तो ऐसे में क्या विपक्ष को साथ में नहीं लेना चाहिए? देखिए, सभी में विपक्ष भी आ गया, पक्ष भी आ गया, क्योंकि राष्ट्र में सभी लोग रह रहे हैं, सबकी विचारधारा है, यहां हम विचारधारा स्वतंत्र है। लेकिन मैं यही निवेदन कर रहा हूं, आज हम डिबेट के लिए इसलिए बैठे हैं कि इनकी विचारधारा जो है इनको परिवर्तन लाना पड़ेगा, कि जब जो फैसला राष्ट्र के हित के लिए है उसके लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा, विपक्ष को भी समझा दीजिए ना, जो आप कह रहे हैं राष्ट्र का हित है, आप राष्ट्र का हित बता रहे हैं लेकिन विपक्ष को समझा नहीं पा रहे हैं। CL यादव जी, लगातार राष्ट्र हित की बातें की जा रही है, राष्ट्र हित में यह फैसला लिया जा रहा है, लेकिन फिर विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सर, आशीष जी, जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार में की मलाइयाँ खाने वाले हमारे को राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद समझाएंगे? इनको अपना मुखौटा उतर गया, इनका पिछले 75 साल में जनसंख्या, RSS का मुखौटा उतर गया पिछले 100 साल में। इस देश को क्या छोड़ दिए? संविधान को जलाने वाले हमारे को राष्ट्रवाद सिखाएंगे, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने वाले हमारे को राष्ट्रवाद सिखाएंगे। जब लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे थे 1967 से 1975 तक, कुत्सित प्रयास कर रहे थे इस लोकतंत्र को कुचलने का, भाजपा, RSS, जनसंघ, भाजपा तो नहीं थी उस टाइम, पैदा ही 80 में हुई है, लेकिन जनसंघ और RSS और तमाम इनके यानी जो B टीम और C टीम वाले जब लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे थे, लोकतंत्र को कुचल रहे थे, तब इंदिरा गांधी जी को स्टेप लेने पड़े, तत्कालीन प्रधानमंत्री को स्टेप लेने पड़े। जब बांग्लादेश, पाकिस्तान को के बंटवारा किया गया था, पाकिस्तान को मुखी दिखाई थी 1 लाख सैनिकों को, तब भी ये लोग पाकिस्तान के साथ गलवाइयाँ कर रहे थे। और आज मोदी जी को सबसे बड़ा तकलीफ यही है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों हुए। आपातकाल की बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा। आपातकाल संविधान का एक आर्टिकल का हिस्सा के तहत लगाया गया था, जिसको आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था। तो भाजपा और भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं का संविधान का कुछ भी ज्ञान और संज्ञान नहीं है, इस देश की रीति और नियति का कुछ भी संज्ञान नहीं है। सिर्फ वो जो RSS और नागपुर से जो नीति बन के आती है, मनुस्मृति की जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी बात करते हैं, उसका से इनको सरोकार है, संविधान से कोई सरोकार नहीं है। जब इन्हीं के नेता रामलीला मैदान में खुली चुनौती दे रहे थे सरकार को और कह रहे थे कि सेना को बगावत कर देनी चाहिए, और उन हालातों में क्या इस देश पे आपातकाल नहीं लगना चाहिए था? जब पूरे संगठन सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, ये पूरे खुलेआम चुनौती दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहे थे, आज तो ये किसानों के रास्तों में कांटे बिछा रहे, कीले बिछा रहे, किसानों पे आंसू गैस के गोले
दागे जा रहे हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया। जब इन्होंने संसद का घेराव किया था तब भी हमने ऐसा नहीं किया था। जब रामलीला मैदान में इनके नेता कह रहे थे कि सेना को बगावत करके सरकार से बगावत कर देंगे, लेकिन आज तब भी हम नहीं कह रहे थे। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात की, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे इश्यू हुआ? आरबीआई की डिसेंट थी। आरबीआई की उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के पास प्रस्ताव गया कि हम एक ऐसा बॉन्ड लाना चाहते हैं जिसका अधिकार, राइट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास नहीं होगा एसबीआई के पास आएगा। उन्होंने आरबीआई में अमेंडमेंट करना चाहा, उर्जित पटेल जी ने रिजाइन किया। इन्होंने आरबीआई एक्ट को बदला, इन्होंने एसबीआई एक्ट को बदला, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदला, इन्होंने इनकम टैक्स को बदला, इन्होंने कंपनीज एक्ट को बदला। और जो सेल कंपनियां थी उनसे चंदा लिया, जो भगोड़े थे उनसे चंदा लिया, चंदा ले लेके इन्होंने विदेश में भगाया। ये देश हित की बात करेंगे। जो भगोड़े थे उनके लिए कहते थे हम ला रहे हैं, हम दाऊद इब्राहिम को घसीट के ला रहे हैं। 10 साल से देश इंतजार कर रहा है कि वो दाऊद इब्राहिम कहाँ है, वो माल्या कहाँ है, वो चौकसी कहाँ है, वो मोदी कहाँ है, जिनको आप लाने वाले थे, जिनको आपने बैंकों का इस देश की जनता का धन लुटा करके भगा दिया। संसद में मिलता है माल्या जी और 2 घंटे बाद वो देश से फुर हो जाता है। ये तो इनकी देश के प्रति प्रतिबद्धता है, राष्ट्रवाद है, इनका छलावा है, राष्ट्रवाद नहीं है। तो ये हमारे को राष्ट्रवाद सिखाएंगे। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, हमने पहले भी कहा था कि यदि साफ नियति के साथ यदि मोदी सरकार काम करना चाहती है तो देने उसका रिपोर्ट कार्ड कि हमने क्या किया 10 साल में, कि क्या किया वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। ये नोटों से खरीद करके एमएलए और सरकारों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब क्या होगा? इन्होंने गोवा गिराया, इन्होंने महाराष्ट्र गिराया, इन्होंने कर्नाटक गिराया, इन्होंने मध्य प्रदेश गिराया, तमाम सरकारें गिराने की कोशिश की। राजस्थान में इन्होंने नग्गा खेल खेला, लोकतंत्र का अपहरण किया इन्होंने नोटों के दम पे। और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। इनकी कुत्सित प्रयास है कि कैसे भी इस लोकतंत्र को कुचला जाए। और जो ये चाहते हैं कि जो आज़ादी से पहले 4% लोगों को मत का अधिकार था वो ही वापस लेना चाहते। लेकिन ये कांग्रेस थी, नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अंबेडकर जी थे, जिन्होंने इस देश के आम जो एडल्ट व्यक्ति था उसको मताधिकार का उपयोग किया। और आज फिर से नैरेटिव चला रहे हैं। आशीष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था ली जाए जिसमें वेटेज सिस्टम ऑफ वोटिंग होए। इन्होंने नैरेटिव चलाना चालू कर दिया है। भारत के आम आदमी से मतदान का अधिकार छीनने वाले हैं। और यदि इनकी 400 सीटें आ जाती तो इस देश में जब भी अगले चुनाव होते आम आदमी को मतदान का अधिकार छीन चुके होते। जिस प्रकार से इन्होंने वोटों का नग्गा खेल 48 लाख वोट बढ़ा करके महाराष्ट्र में खेला, जिस प्रकार से दिल्ली में नग्गा खेल खेल रहे हैं, वो नाम काट करके वो वोट इसका वो पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। आज चर्चा कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं सीएल यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस प्रकार से सीएल यादव जी कह रहे थे कि देश के मतदाताओं का मतदान का अधिकार छीनने की एक ये सोची समझी साजिश है, इसी के लिए 400 सीटें आपको चाहिए थी चुनाव में। 400 सीटों के लिए लगातार चुनाव में प्रचार किया गया, माहौल बनाया गया, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही थी। इस प्रकार के बयान विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। सुमित जी, देखिए, संविधान बदलने का और संविधान का गला घोटने का यदि किसी ने काम किया तो इनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। मैंने अभी भी जिक्र किया कि जिस प्रकार से आपातकाल लगा करके, बिल्कुल जिस प्रकार से मीडिया संस्थानों का गला घोटा गया था, जिस प्रकार से उस समय बिल्कुल रेडियो जो चलता था, टीवी जो चलती थी, सारे अखबारों का, प्रिंट मीडिया का गला घोट दिया गया था, और जिस प्रकार से तानाशाही की गई थी, वो देश इस बात को भूला नहीं है, क्योंकि वो लोग आज भी मौजूद हैं। और निश्चित ही उसके बाद ही जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की सरकार बिल्कुल गिर गई थी, क्योंकि ये इन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन हां, इनका झूठा आत्मविश्वास जो राहुल गांधी जी चलता है वो आज भी हमारे प्रवक्ताओं का भी मौजूद है। आप देखिए कि झूठ को किस तरीके से परोसने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार झूठ बोलने से काम नहीं चलता। आप अनुशासन बनाए रखिए। आपने बोला, जब मैंने सुना, आप रुकिए, आपने बोला कि विकास में बाधक तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार रही। आप देखिए, लगातार राष्ट्र जब हमारा आजाद हुआ, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 15 वोटों में से कांग्रेस ने 12 वोटों में बिल्कुल जब मिला था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो वोट मिले थे।
और मात्र 3 वोट भी नोटा को पड़े थे। उसके बावजूद भी ये गांधी परिवार, आपका जो वंशवाद वाला परिवार है, ये गांधी परिवार सत्ता के लोभ चलते और सत्ता के गांधी जी को मना करके और नेहरू जी गद्दी पर बैठे। और आप देखिए उसके दुष्परिणाम निश्चित ही जनता को झेलने पड़े। और किस प्रकार से जो राष्ट्र सोने की चिड़िया कहलाता था, जो राष्ट्र पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता था, वो राष्ट्र 2013 आते आते बिल्कुल घुटनों पर आ गया। लेकिन इस बात का दुख है, लेकिन दूसरी ओर खुशी भी है कि 2014 में 56 इंच के सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश की विचारधारा बदली। ये कह रहे थे बिल्कुल कि स्वच्छ भारत अभियान, आप देखिए कितने करोड़ों शौचालय बना करके, जहां हम एक सादा बिल्कुल सामान्य बात करते हैं, क्योंकि यहां आपके जो दर्शक हैं सभी प्रकार के होते हैं, कि जो एक घर पे कचरा व्यक्ति बाहर डाल देता था, आज वो मानसिकता खत्म हो चुकी है। नहीं, लेकिन इनका आरोप ये था कि निर्मल भारत अभियान चलाया गया था, इनके समय की सरकारों ने निर्मल भारत अभियान चलाया था, उसी का नाम चेंज कर दिया। आधार कार्ड इनकी सरकार लेकर के आई थी, उसी आधार कार्ड से आपने लूटने का काम कर दिया, ये आरोप इनका है। आप देखिए कि ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नाम बदलने का कार्य, लेकिन ये सिर्फ योजनाएं लाते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि घोषणाएं ये करते हैं, लेकिन सरकार में ये काम नहीं करते, क्योंकि ये सत्ता को एटीएम समझने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, इनका गांधी परिवार। और आज ही इनके नेता का बयान है कि मुझे किस प्रकार से 10 वर्षों तक गांधी परिवार की वजह से पूरे मेरी राजनीति खत्म कर दी गई। तो इनके ही नेता इनके खिलाफ होते रहे। ये राजस्थान की बात कर रहे थे कि यहां सरकार गिराने का खेल किया गया। सरकार गिरी नहीं, लेकिन आपके नेताओं ने आपके ही नेता को नकारा, निकम्मा जरूर कहा। क्यों भूल जाते हैं आप इन शब्दों को? आपने कहा कि लुटेरे तो बिल्कुल आपके पूर्व सरकार इतना जबरदस्त तरीके से लूटा। और मैं बताता हूं, इनके सहयोगी जितने भी पार्टियां हैं उन पे सब पे मुकदमे दर्ज हुए। और इस बात को ये भूल जाते हैं, ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबको ईडी का और इनका छापा डाल करके उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगा आशीष जी कि जितने लोग जब इनकी सत्ता थी तो ये आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए, इन पे कार्रवाइयां करना शुरू करी तो ये सब चोर एक साथ इकट्ठे हो गए। आप देखिए सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। लेकिन भ्रष्टाचारी इकट्ठे होने के बाद भी ये ठीक है, चर्चा को वन नेशन वन इलेक्शन तक सीमित रखना है। चर्चा को वन नेशन वन इलेक्शन तक सीमित रखना है। सीएल यादव जी कुछ कह रहे थे, उस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। और वन नेशन चर्चा लंबी हो जाएगी, समय की सीमा से बिल्कुल राष्ट्र जब हमारा आजाद हुआ था उसके बाद 67 तक, जिस प्रकार से 52 से 67 तक एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ, हम उसी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और निश्चित ही राष्ट्र के हित के लिए है, राष्ट्र को समर्पित है। और जल्द ही बिल्कुल बिल पेश हो गया और ये बिल्कुल क्लियर जनता के बिल्कुल। सीएल यादव जी, वन नेशन वन इलेक्शन, भाजपा की सरकार केंद्र में बिल ला रही है, लेकिन तैयारियां वन स्टेट वन इलेक्शन की भी की जा रही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? आशीष जी, जुमलेबाजों की बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? मेरे दोस्त ने कहा कि आपातकाल लगाया। 25 जून 1975 का मेरे दोस्त है ना जो भाषण सुन ले रामलीला मैदान का, जिसमें इनके तमाम जनसंघ के नेता वहाँ इकट्ठे थे, जनता पार्टी के और किस तरह से इन्होंने अराजकता का माहौल बना रखा था देश में, वो पूरा देश देखता है। उसके बाद में आपातकाल लगाना पड़ा इंदिरा गांधी जी को, और आपातकाल संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लगा, 352 के तहत लगा। और इनकी ये देश को लूटने के लिए आए थे और 2.5 साल में इनको सत्ता से बाहर कर दिया। और 1980 जनता ने आपको परिणाम दिया। अरे साहब 1980 में उसी इंदिरा गांधी को थम्पिंग मेजॉरिटी दी। देखिए आपातकाल पर चर्चा करेंगे, आपातकाल पर चर्चा करेंगे। सीएल यादव जी, सुमित जी, सीएल यादव जी, आपातकाल पर चर्चा करेंगे तो एक एपिसोड अलग से करना पड़ेगा, एक एपिसोड अलग से करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को 1980 में देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पर वन इलेक्शन 4 इलेक्शन इसी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने चलाया 1952, 57, 62 और 67 में। मैं खुला चैलेंज देता हूं कि 2034 में भी के लिए भी रोड मैप दे दे नरेंद्र मोदी की सरकार, तो हम इनके साथ हैं। की बात कर रहे ये रोड ये तो नहीं बता पा रहे। अरे साहब कैबिनेट का प्रस्ताव तो संसद में नहीं रख पा रहे। इनको अडानी को बचाना है, इनको अडानी को बचाना है, अडानी को बचाना है, इसलिए सारे लाए। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने वर्षिप एक्ट में इनके नतार लगाई, उससे सीएल यादव जी, सीएल यादव जी, सीएल यादव जी, आप चलिए, सीएल यादव जी, आप सीए भी हैं
और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो कमेटी है जिसके अध्यक्ष वो थे, उन्होंने कहा कि इससे जीडीपी भी बढ़ेगी, इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर कम पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचेगा, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएगा, बार बार आचार संहिता लगना, बार बार सारी तैयारियां करना, पैसा खर्च होता है, जनता के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में अगर इस मुद्दे पर विपक्ष साथ होता है तो क्या आपत्ति है? बहुत अच्छा रामनाथ कोविंद जी ने बोला और ये मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया यदि उन्होंने ऐसा बोला तो। इस देश पे कर्ज था 2014 में 56 लाख करोड़ रुपए और आज 10 साल की इनकी उपलब्धि है कि वो 200 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। इस देश में जीडीपी की एवरेज 7% थी और 2019 में एक बार सुन लीजिए, सोना गिरवी रखा था, लेकिन इस 56 इंच वाले सीने वाले लेके आए थे कि 2022 में डबल वो सोना वापस गिरवी वापस राष्ट्र को दिलाया, जो अर्थव्यवस्था हमारी 5 ट्रिलियन समय की सीमा वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करिए। नहीं करेंगे, वन नेशन वन क्योंकि इलेक्शन राज्य के हित का मुद्दा है, ये राज्य के हित का मुद्दा है। इन्होंने लूटने का काम किया अडानी के अलावा के लिए हमेशा नकारती है, उस फैसले को नकारती है जो राज्य के हित के लिए होता है। चलिए, समय की सीमा है, समय की सीमा है, समय की सीमा है, जवाब ही नहीं है इनके पास। ये पूंजीपति मेरे को काम कर रहे हैं और सीएम यादव जी, सुमित जी, इन्होंने प्रधानमंत्री और सुमित जी, सुमित जी, सीएल यादव जी, 4 गुना कर्ज डुबो दिया देश को। ठीक है, उससे चुनाव एक साथ होने अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे देश को कतार में लगा दिया, ये जीडीपी ग्रोथ है। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है, 30 सेकंड में मैं आपसे फाइनल क्लोजिंग स्पीच चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे जिस प्रकार से सीएल यादव जी आपने कहा कि अगर रोडमैप बता दे, तो जब बिल पेश किया जा रहा है तो बिल पेश करने के दौरान सारी चीजें सदन में रखी जाएगी, किस प्रकार से चुनाव होंगे, क्या नियम होंगे, किस प्रकार से इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा, वो सारी बातें, और हो सकता है जेपीसी का भी गठन किया जाए, जेपीसी को भी यह मामला सौंपा जाए। अगर जेपीसी को यह मामला सौंपा जाता है और सदन में सारी चीजें खोल के बताई जाती है तो क्या आपत्ति है? इसमें 30 सेकंड में। आशीष जी, मेरा एक ही सवाल है इस सरकार से, मोदी सरकार से, जो भी वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा कि जो सरकारों को खरीद करके गिराया जा रहा है, उस केस में क्या होगा जब सरकारें गिरेगी? इनके काले धन के कारण से, जो अडानी के जो टेम्पो भर के आ रहे हैं उस धन के कारण से, और बीच में गिरेगी तब मध्यावधि चुनाव होगा या नहीं होगा? या उन के ऊपर जैसे जम्मू कश्मीर इन्होंने सरकार को खत्म किया और 6 साल तक वहां चुनाव नहीं करवाया, ऐसा ही खेल पूरे देश में खेला जाएगा और इस देश की आम जनता के मतदान को छीनने का कुत्सित प्रयास तो नहीं होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन के में क्लियर करना होगा। सुमित जी, जो आरोप थे वो आपने सुने हैं, इनका जवाब चाहेंगे 30 सेकंड संक्षेप में। बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल राष्ट्र के हित के लिए है। ये निश्चित ही उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां जो 1952 से 67 की ओर पूर्व सरकारों ने भी लगातार, जो राष्ट्र आजाद होने के बाद लगातार वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था, लेकिन इनके सरपरस्ती और इनकी जो व्यक्तिगत विचारधारा है और राष्ट्र को जो इन्होंने दबाने का कार्य किया, व्यक्ति विशेष की इन्होंने विचारधारा रखी, उसके चलते इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को खत्म किया था। लेकिन दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल इसको लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, आज की चर्चा में अर्थव्यवस्था भी बचेगी, इसमें समय भी बचेगा और ये राष्ट्र के हित के लिए साबित होगी। चलिए, जरूर बचेगा। आप दोनों मेहमान आज की इस चर्चा में शामिल हुए, दोनों प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की वन नेशन वन इलेक्शन। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से इस बिल को पेश किया जाता है, क्या कुछ विपक्ष को साथ लेने की कवायद की जाती है, क्या यह बिल जेपीसी के पास जाता है, देखना दिलचस्प होगा। और क्या इस देश में आगे से एक देश में एक चुनाव देखने को मिलेगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।